लास्ट लेक्चर में आइडियल गैस इक्वेशन और वो किया था केटीजी, ऐसा कुछ। हाँ। आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। पढ़ चुके होगे तुम लोग थोड़ा बहुत तो केमिस्ट्री में। हाँ सर। हाँ सर। क्या है ये? क्या है बताओ। सर एनर्जी क्रिएट नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, बस ट्रांसफर होती है। उसमें थर्मोडायनामिक्स कहाँ से आ गया फिर? ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, वो भी क्लास 8th 9th वाला डेफिनेशन। अगर हीट को एक सोर्स से जाते दूसरे सोर्स से इक्विवेलेंट फॉर्म में आता। क्या? ओ, कौन सी जाऊंगा मैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे भूल सकता है तुम लोग? अभी अभी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। Sir, internal energy is heat supplied plus work done on system. अच्छा, क्या मतलब हुआ इस बात का? सर, एक सिस्टम की जो एनर्जी होती है सिस्टम वो किसको कहते हैं? सर, सिस्टम is the part of the universe that we study for the. एक सेकेंड, मुझे मैं लगता है शायद आगे बढ़ गया हूँ। तुम लोग को डिग्री ऑफ फ्रीडम ये सब बताया था कि नहीं? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। इंटरनल एनर्जी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सब नहीं बताया था? ओ, तो थोड़ा मैं आगे बढ़ गया। तो फर्स्ट लॉ थोड़ी देर के बाद, फर्स्ट लॉ से पहले इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू बोला वो तो याद आया। क्या होता है इंटरनल एनर्जी? Sum of all the energies of a system. क्या? Sum of all energies in a system, Like, so like इसे Translational energy, rotational energy. अच्छा, और कोई? और कोई बताओ, इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस किसको कहते हैं? बोलो। बता तो सही। लाइक ऐसे बहुत सारी न्यूक्लियर एनर्जी और फिर ऐसे बहुत सारी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, फिर ऐसे करके एक्सेट्रा करके लिखवाया था केमिस्ट्री में। तो सबका सम होता है सारे एनर्जीज का। हाँ सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? सर कभी नाम ही नहीं सुना है। बट ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी बोलेगा तुम लोग मान लूंगा मैं। बिना डिग्री ऑफ फ्रीडम के इंटरनल एनर्जी कैसे पढ़ सकते हो? संभव ही नहीं है। सर नहीं। सच्ची में पहली बार सुना है। सर पहली बार सुना। सर ने नहीं पढ़ाया था। केमिस्ट्री में थर्मोडायनामिक्स पढ़ा है यस हाँ सर। सर। हाँ सर। और डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं सुना है? नो सर। नहीं सर। खून पी जाऊंगा झूठ बोलोगे तो। सर सर मैं आपको नोट्स का पिक्चर भेज सकता हूँ। बट पॉसिबल ही नहीं है। सच्ची में नहीं सुना है नाम। चलो, सर हमने जो थर्मोडायनामिक्स किया है सर वो आधे से ज्यादा समझा भी नहीं है। कुछ भी बकवास ना सर करो। ने बस कुछ फॉर्मूलाज दिए हैं हमें केमिस्ट्री में। क्या दिए हैं? सर हमें डेफिनेशन पता है और फॉर्मूला पता है और नहीं पता। चलो देखो, होता क्या है,
डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम बोल सकते हैं द नंबर ऑफ म्यूचुअली exclusive ways in which a gas molecule can have its kinetic energy. कॉमन सेंस की भाषा में मान लो तुम्हारे शर्ट और पैंट मिला के 5 पॉकेट है, तो टोटल पैसा कितना होगा तुम्हारे पास? पांचों पॉकेट में से निकालोगे और उसको सम करोगे, वो टोटल होगा, है ना? यस सर। तुम्हारे पास पैसे रखने की कितनी जगह हो गई? 5, है ना? यस हाँ तो वो तुम्हारा 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। ठीक है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है it depends on 2 things. First, structure of molecule, और second, temperature. जैसे मान लो, लिखना मत, हम लोग पहले ध्यान से समझो। मान लो तुम्हारा गैस मोनोएटॉमिक है, मोनोएटॉमिक गैस मतलब मॉलिक्यूल में एक एटम है, क्या? वन टाइप ऑफ एटम। मॉलिक्यूल में एक एटम है। गड्ढे, तुम लोग को ना खून पी जाऊंगा, ये तो कोई भी बता देगा, इसके लिए साइंस पढ़ने की क्या जरूरत है? मोनो मतलब 1, एटम मतलब 1। अरे कुछ तो साइंस वाला बताओ, हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब एग्जांपल हुए ना? हाँ सर। हाँ सर। हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन, ये सब जितने भी वो ग्रुप 8 के होते हैं वो सब मोनोएटॉमिक ही होंगे ना गधों? हाँ सर। सर ग्रुप 18। वही वही जो भी 18 है, मुझे नहीं आता, 18 है। लो क्या बता रहा था, भूल गया मैं। हाँ, तो कोई मोनोएटॉमिक गैस है, मान लो हीलियम ही है, तो इसकी वेलोसिटी कुछ होगी, हाँ सर। पॉइंट मास केवल ट्रांसलेट कर सकता है ना, तो इसकी वेलोसिटी को लिखोगे तुम तो ऐसा लिख सकते हो, समथिंग आई कैप प्लस समथिंग जे कैप प्लस समथिंग के कैप, यही हो सकता है। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर, दैट इज हाफ एम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। दिख रहा है ऐसा? हाँ सर। सो हाफ एम वी एक्स स्क्वायर। तुम लोग का रोटेशनल मैकेनिक्स चालू हो गया क्या? हाँ सर। हाँ सर। कहाँ 2 तक लेक्चर। पहुंचे? सर सर 2 मोमेंट ऑफ लेक्चर। इनर्शिया निकालना सीखा है इंटीग्रेशन से। मोमेंट ऑफ। ठीक है, तो ये काइनेटिक एनर्जी हुआ। तो इस काइनेटिक एनर्जी को देखकर तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि इसके पास मैक्सिमम 3 रास्ते हो सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी के 3 रास्ते नहीं, 3 पॉकेट्स हो सकते हैं, है ना?
सर असल में तो एक ही है ना सर। नहीं रे गधे, एक नहीं है। अच्छा चलो रास्ते की बात करते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम वर्ड से ये बात समझ में आता है, मूवमेंट करने की पॉसिबिलिटी। हाँ सर। हाँ सर। तो ये पार्टिकल के पास मूवमेंट करने की 3 पॉसिबिलिटी है, या तो एक्स में जा सकता है, या वाई में जा सकता है, या जेड में जा सकता है, हाँ सर। या तीनों में थोड़ा थोड़ा जा सकता है। तो आज जिधर मोशन होगा उधर एनर्जी होगी। हाँ सर। काइनेटिक एनर्जी तो मोशन डिपेंडेंट है ना। यस सर। तो हम ये कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी रखने के 3 पॉकेट हैं इसके पास, है ना। हाँ सर। हाँ सर। One due to motion along x axis, one due to motion along y axis, one due to motion along z axis। ये समझाने का लैंग्वेज है, फिजिक्स का लैंग्वेज। इट मीन्स दिस विल हैव 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। इट मीन्स 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये 3 तरह से ट्रांसलेट कर सकता है मैक्सिमम, है ना। तो मोनोएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम हमेशा 3 होता है, 3 ट्रांसलेशनल प्लस 0 रोटेशनल। पॉइंट मास रोटेट नहीं कर सकता, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3। क्लियर है। सर पॉइंट मास क्यों नहीं रोटेट कर सकता सर? खून पी जाऊंगा, कैसे रोटेट करेगा पॉइंट मास। सर कैसे नहीं करेगा सर? कैसे करेगा ये बताओ मुझे, फिर मैं बताऊंगा। बोल बोल, अपना क्वेश्चन पूछना तो सीखो, मैं बता देता हूँ। तुम्हारे दिमाग में जो बैठा हुआ है वो है कि पॉइंट मास है तो सर्कुलर मोशन में होगा, यही बैठा हुआ है दिमाग में। नहीं सर, वो घूम क्यों नहीं सकता सर? मतलब तो पॉइंट मास है, वो घूम सकता है, घूम भी नहीं हाँ, सकता। कैसे घूमेगा बताना। तो अबाउट व्हाट? चुप। घूमने का मतलब है अबाउट एन एक्सिस। हाँ सर। तो किस एक्सिस के अबाउट घूमेगा? तो उसकी खुद की सिमेट्री एक्सिस। पॉइंट मास की ज्योमेट्री होगी, तो सही। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर ही है ना। अगर पॉइंट मास उस लाइन से गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 ना। हाँ सर। तो पॉइंट मास केवल ट्रांसलेट कर सकता है, रोटेट नहीं नहीं करेगा। कर सकता। अगर दिमाग में सर्कुलर मोशन है तो वो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन भी ट्रांसलेशन है, रोटेशन नहीं है। समझ आ रही है बात? हाँ सर। ये तो क्लियर हो ना कि सर्कुलर मोशन ट्रांसलेशन है, रोटेशन नहीं। यस सर। दूसरा डायटोमिक गैस। डायटोमिक गैस का एग्जांपल बताओ। H2N2O। H2O2 F2। अरे वाह, चलो अब तो लगता है तुम लोग केमिस्ट्री कुछ पढ़ता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब डायटोमिक गैस हो गए Yes sir. ना। तो डायटोमिक गैस का मतलब क्या हुआ हमारे मैकेनिक्स के लैंग्वेज में, मतलब फिजिक्स के लैंग्वेज में। फिजिक्स के लैंग्वेज में डायटोमिक गैस का मतलब हो गया ऐसा। क्या होगा, यहाँ एक एटम होगा, यहाँ एक एटम होगा, और इन दोनों के बीच कोवैलेंट बॉन्ड होगा। इसी भाई साहब को डायटोमिक गैस कहते हैं ना। हाँ Yes, सर। हाँ sir. तो दिस डायटोमिक एज अ होल, इसका सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट कर सकता है। यस सर। Yes, sir. मतलब इट विल हैव 3 ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। यस सर।
इसका एनर्जी लिखोगे तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में मैक्सिमम 3 आएंगे जैसा पहले देखा था, प्लस इसके 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकते हैं, दैट इज टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। 2 रोटेशनल समझा कि नहीं? नहीं सर सर। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सर एक एंड को एक्सेस लेके दूसरे एंड को एक्सेस लेके। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं होता है, वो तो एक ही मोशन है ना। तू राइट जाए या लेफ्ट जाए, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, ये सब फर्जी बातें मत कर। सर एक सेम एक्सिस पे दूसरा मतलब कि मूविंग एक्सिस पे। मेरे गद हो सर एक परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, एक अलोंग द एक्सिस जॉइनिंग देम बोथ। सब चुप। अरे गुस्सा मत कर, मैं ऐसे ही गधों बोलता हूँ। तुम लोग को ये पूरी बुक में सीखते रहोगे, नहीं सीखोगे अगर मेरी बात नहीं सुनोगे तो। दुनिया का सारा किताब पढ़ लेगा, समझेगा नहीं। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, इसके दोनों एंड पे 2 एटम समझ ले, ठीक है। ओके सर। अब एटम तो पॉइंट मास है, हाँ सर। तो इसको मैं ऐसे घुमाऊं, ऐसे देख रही है कैसे घूम रहा है अपने ही एक्सिस पर, तो इसका हाँ, कोई मीनिंग नहीं है। पॉइंट मास है तो दिस इज नॉट पॉसिबल। ये तो मेरे पास पेन सिलेंडर है इसलिए मैं घुमा रहा हूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। हाँ सर नहीं है। तो इसका रोटेशन कैसे हो सकता है? ऐसे हो सकता है, ऐसे, ये इस वाले एक्सिस से ऐसे हाँ यस सर। सर। हो सकता है। तुम्हें समझाने के लिए मैं क्या करता हूं, समझाने के लिए ये जो भी लाइन है डायटोमिक मॉलिक्यूल का, इसको एक्स एक्सिस अगर मान लो, तो ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है या जेड के अबाउट कर सकता है, एक्स के अबाउट तो नहीं कर सकता हाँ सर नहीं कर सकता। है ना। तो इसके 2 एक्सिस ऑफ आई मीन रोटेशन हो सकते हैं मैक्सिमम, यस सर। है ना। Sir, axis must necessarily be perpendicular to this line joining them both. नहीं बेटा, कोई भी एक्सिस होगा, देखो 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 देखो, मैं ऐसा कर देता हूं, इसको हटा दूंगा आपको समझाने के लिए। मैं एक दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया मेरा डायटोमिक मॉलिक्यूल, एक ये और एक ये। समझना, बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं। इसी को आपको समझने के लिए, कोई भी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन एक्स वाई एक्सिस हो सकता है। हाँ सर। तो इसको x, इसको y और इसको z कहते हैं, ठीक है। अब ऐसे सोच, जैसे मैं कहता हूं, इसकी जो एंगुलर स्पीड होगी, इसकी जो एंगुलर स्पीड होगी, उस एंगुलर स्पीड में कुछ y कंपोनेंट होगा और कुछ z कंपोनेंट होगा। तो पहले तो कैसे घूम आपने बताया कि x के अबाउट नहीं रोटेट कर सकता है, हाँ सर। समझे मेरी बात? यस सर। हाँ सर। है ना। तो मतलब इंडिविजुअली समझो, इंडिविजुअली अगर मैं बोलूं तो इस लाइन के अबाउट रोटेट कर सकता है, इंडिविजुअली अगर बोलूं तो इस जेड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, या कहीं भी रोटेट करेगा तो उसका एक एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट होगा, एक जेड होगा, एक्स तो कभी नहीं होगा, हाँ सर। है ना। तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिखोगे, जैसे ट्रांसलेशन का हाफ mv स्क्वायर होता है, वैसे ही रोटेशन का काइनेटिक एनर्जी हाफ i ओमेगा स्क्वायर होता है। इतना तो अंदाजा होगा तुम्हें।
यस सर। हाँ सर। एग्जैक्ट नहीं भी पता होगा तो अंदाजा तो होगा ना। यस सर। तो इसका जो ओमेगा होगा वो ओमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी है, उसमें y कंपोनेंट हो सकता है, z कंपोनेंट हो सकता है, तीनों कंपोनेंट नहीं हो सकता। हाँ सर। समझे? यस सर। यस सर। मैं फिर से इसको थोड़ा आप लोगों को समझाने के लिए ऐसे कह देता हूँ। ट्रांसलेशन में क्या हुआ, एक्चुअल में Vx हुआ इस एग्जांपल में, सेंटर ऑफ मास जाएगा ना। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में सेंटर ऑफ मास लेते हैं, यस सर। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का एक्स वाई जेड कंपोनेंट हो सकता है, और रोटेशन में एंगुलर वेलोसिटी का इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ओमेगा अलोंग वाई हो सकता है एंड ओमेगा अलोंग जेड हो सकता है। तो 3 ट्रांसलेशन और 2 रोटेशन, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं डायटोमिक गैस के। क्लियर? हाँ सर। यस। थर्ड, पॉलीएटॉमिक गैस। पॉलीएटॉमिक गैस में भी नॉन लीनियर। तुम लोग पढ़े हो ना हाइब्रिडाइजेशन में बहुत कुछ कैसा कैसा शेप वेप होता है। हाँ सर। यस सर। तो कभी कभी तुम्हें पॉलीएटॉमिक गैस लीनियर भी मिल सकता है, एक ही लाइन में हो, है ना। जैसे CO2, CO2 एक ही लाइन में है ना बेटा, यस सर। तो वो डायटोमिक की कैटेगरी में आएगा। तो डायटोमिक गैस बोल दूं या यहीं पर और लीनियर मॉलिक्यूल बोल दूं, पॉलीएटॉमिक का लीनियर मॉलिक्यूल, देखिए बात है। यस सर। ये तुम लोगों को ज्यादा पता होगा, मुझे उतना नहीं पता है। CO2 लीनियर होता है ना, सही सही बता। हाँ यस सर। सर। हाँ सर। सर लीनियर। और लीनियर मॉलिक्यूल आपको समझने के लिए ऐसा कर देता हूँ, ऐसा रहता है ना CO2 का स्ट्रक्चर कुछ, हाँ यस सर। सर। है ना। तो ये लीनियर एक ही लाइन में है, तो एक ही लाइन में है तो डायटोमिक के जैसा ही स्ट्रक्चर हो जाएगा ना। फर्क सिर्फ इतना है कि 2 एटम की जगह 1 एटम होगा, सॉरी 2 एटम की जगह 3 एटम होगा। समझा मेरी बात? हाँ सर। ठीक है, तो डायटोमिक के कैटेगरी में लीनियर मॉलिक्यूल भी आ जाएगा, हालांकि इतना पूछेगा नहीं। पॉलीएटॉमिक गैस नॉन लीनियर, जैसे कि एक एग्जांपल ले लो CH4 का। CH4 वो टेट्राहेड्रल होता है, मालूम है। हाँ हाँ सर। सर। यस सर। और बाकी जितने भी टेट्राहेड्रल जो पढ़ते हो, ऑक्टागोनल, बाइपिरामिडल, अटर पटर, जितना भी कोई भी ले लो, तो कोई भी एक स्ट्रक्चर बना दो। टेट्राहेड्रल कैसा होता है? बोल। सर लाइक 3 नीचे से क्या लो सर। जस्ट एग्जांपल दिया मैंने, कोई मतलब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, ये बताना मेरा पर्पस है और कुछ नहीं। यही रहता है ना, यहाँ पर एक कार्बन रहता है शायद, और ये 4 हाइड्रोजन रहते हैं। हाँ सर लाइक ऐसे 3 नीचे रहता है और एक ऊपर रहता है। हाँ, तो 3 नीचे 1 ऊपर ही है, ठीक से देख। समझ लिया ना मोटा मोटा। ये एक हाइड्रोजन हो गया, यही 4 होते हैं ना बेटा, बीच में कार्बन होता है सेंटर पर, और ये 4 हाइड्रोजन, ऐसा कुछ होता है। यस सर। ठीक है, नहीं भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, स्ट्रक्चर से मतलब है ही नहीं मोर प्रिसाइजली। मैं जस्ट वो शुरू कर दिया इसलिए बना दिया, नहीं तो जरूरत भी नहीं है, ध्यान से देखोगे तो। चलो सपोज ये कोई इस तरह का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। अब ये जो भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, इसका भी अपना, थोड़ा मैं इधर ले जाता हूँ। हाँ, छोटा छोटा छोटा,
ऐसे समझो, ये भाई साहब अगर ट्रांसलेट करेगा, इसको मैं मान लो एक्स एक्सिस कह देता हूँ, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस कह देता हूँ सपोज, ठीक है, और थोड़ा साफ सुथरा दिखे इसलिए नेगेटिव एक्सिस सबको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका जब मोशन देखोगे तो इसके पास क्या होगा, वेलोसिटी के केस में तीन चीजें होंगी, वी एक्स वी वाई वी जेड, हाँ सर। और इसमें रोटेशन भी तीनों के अबाउट हो सकता है, किसी एक के अबाउट, दो के अबाउट, तीनों के अबाउट, मैक्सिमम तीन हो सकता है ना। Yes, sir. तो ओमेगा के भी तीन कंपोनेंट हो सकते हैं, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई और ओमेगा जेड। तो इसके पास तीन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे और तीन रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसका हो जाएगा 3 ट्रांसलेशनल प्लस 3 रोटेशनल, दैट इज 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये हो जाएगा पॉलीएटॉमिक गैस का। क्लियर है। और 6 से ज्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे ट्रांसलेशन का 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, रोटेशन का भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकता, इतना तो समझ आ ही रहा है। हाँ सर। तो टोटल 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए। तो फटाफट इतना लिख, ये केमिस्ट्री में पढ़े होगे, मुझे बार बार ऐसा लगता है, दूसरे बैच को भी मैंने पढ़ाया है, सब लोगों ने पढ़ा है बेटा। नो सर। अरे हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ, पूछता हूँ हर बैच में, बोलते हैं हाँ हाँ पढ़ा हूँ। एनीवे चलो जो कॉपी करो।
हो गया सर। सर 2 मिनट। Yes, sir. Answer. So not done.
हो गया होगा सबका? Yes, sir. पक्का? हाँ सर. ठीक है. एक और देखो, नोट ही समझ लो इसको. ये रोटेशनल और काइनेटिक और ट्रांसलेशनल के अलावा भी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है जिसको बोलते हैं वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. आपके सिलेबस में नहीं है और ये एक्सेप्शनली हाई टेम्परेचर पर होता है, वो भी सिर्फ डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक, मोनोएटॉमिक में ये पॉसिबल नहीं है. तो बहुत ज्यादा इसको निकालने का कोई तरीका नहीं है. मोनोएटॉमिक में, डायटॉमिक में केवल बोल सकते हैं, बाकी किसी में बोल भी नहीं सकते. तो बट एनीवे, जस्ट एक समझा देता हूँ थ्योरेटिकली. एक होता है वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम. तो ऐसे समझो, कोई भी एक बॉन्ड को समझो. मान लो ये एक है और ये एक है, इन दोनों के बीच कोवैलेंट बॉन्ड है तो गैस मॉलिक्यूल है. यही कहानी होती है. हाँ सर. अच्छा, अब होता क्या है कि हायर टेम्परेचर पर ये बॉन्ड कोई फिजिकल रॉड तो है नहीं, ये तो दो एटम के बीच का सेपरेशन है जिसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं. हाँ सर. तो हायर टेम्परेचर पर क्या होता है, वैसे ये बॉन्ड लेंथ कांस्टेंट रहता है, लेकिन जिस समय ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला होता है उस समय के हायर टेम्परेचर पर क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल ब्रेक होने से पहले इसके एटम अपनी जगह वाइब्रेट करते हैं. मतलब बॉन्ड लेंथ विल कीप ऑन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. समझे मेरी बात? ठीक है सर. स्प्रिंग के जैसा, है ना? तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग उस मोशन को वाइब्रेशन कहते हैं. देखो, मोनोएटॉमिक अगर ऐसे ऐसे भी कर रहा है एक एटम तो वो वाइब्रेशन नहीं, वो ट्रांसलेशन ही है. समझ रहे हो? एक पॉइंट sir. मास अपनी जगह ऐसे ऐसे कुछ भी करे वो ट्रांसलेशन ही कहलाएगा ना. हाँ सर. लेकिन दो पॉइंट मास जिसके बीच सेपरेशन है, ये अगर अपनी जगह ऐसे ऐसे करे तो वाइब्रेशन कहलाएगा. तो वाइब्रेशन तभी पॉसिबल है जब कोवैलेंट बॉन्ड हो. तो इसीलिए मोनोएटॉमिक में पॉसिबल नहीं है, बाकी में पॉसिबल है. सो मोर प्रिसाइजली मेरा ये कहना है कि ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये बॉन्ड लेंथ चेंज होता है ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी को हम लोग वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं. कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? नो सर. सर आपने जो सो होता है उसका क्या? सर आप कह रहे थे ना मोनोएटॉमिक में नहीं हो सकता. सर हम रिलेटिवली बोलते हैं, मतलब कि उनके बीच में बढ़ रहा है, नहीं है सर? मोनोएटॉमिक में बॉन्ड कहाँ होता है बेवकूफ? सर तो एनर्जी दिया तो वाइब्रेट क्यों नहीं करेगा? मोनोएटॉमिक गैस में दो एटम के बीच कोई बॉन्ड होता है क्या? नहीं सर. नहीं होता है. तो हर इंडिविजुअल पॉइंट मास है. हाँ सर. वो वाइब्रेट भी करे, कहीं कुछ भी करेगा, ट्रांसलेशन नहीं होगा ना. हाँ ये सर. जहां कोवैलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है वहां पर अगर उसके एडजॉइनिंग एटम वाइब्रेट करें, then that bond length may keep on changing, and due to change in this bond length there exists a kind of energy, we call it as vibrational energy, similar to spring का elastic potential energy. Similar to, समझाने के लिए, है ना? Okay. So at higher temperature due to
vibration of atoms covalent bond between atoms changes its length changes its length. So known as vibration of molecule. तो इसको हम लोग मॉलिक्यूल का वाइब्रेशन बोलेंगे, ठीक है? Okay, sir. Corresponding degree of freedom is called vibrational degree of freedom. अब देखो, समझो ध्यान से। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं पढ़ना है, कि अगर मोनोएटॉमिक है तो मोनोएटॉमिक का वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा, हो ही नहीं सकता। अगर डायटॉमिक है और हो रहा है हायर टेम्परेचर पर, एक्सेप्शनली हायर टेम्परेचर पर, तो उसका वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम मैक्सिमम 2 हो सकता है, कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। यही अगर पॉलीएटॉमिक है तो कोई रूल नहीं है, क्योंकि जैसे CH4 मीथेन है तो मीथेन के जो चारों बॉन्ड होते हैं सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, समझ रहे हो? तो डिस्टरबेंस एक बॉन्ड में है, दूसरे में है, क्या है ये नहीं बता सकते, ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करते हैं हर मॉलिक्यूल का। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है तभी यूज करेंगे, अदरवाइज आप कर नहीं सकते। सो कांट बी कैलकुलेटेड थ्योरेटिकली। समझ आया? नोडल एनालिसिस बोलते हैं उसको केमिस्ट्री में, तो वो थ्योरेटिकली नहीं कर सकते। हाँ, बट डायटॉमिक में 2 होगा, अगर होगा तो, या तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होगा और होगा तो 2 होगा। आई बात समझ में? लेकिन Yes, sir. ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको शायद, अभी तक तो मैंने नहीं देखा है जेई में कहीं यूज करना पड़े, लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है किया हुआ तभी यूज करेंगे, अदरवाइज इसको हम यूज नहीं करेंगे, है ना? ये एक्सेप्शनल कंडीशन है। मोस्टली 5000 केल्विन के पास एक जनरल रूल है, हालांकि इसका भी रूल नहीं है, बुक लिख देता है, तो ये एक एक्सेप्शन है, ऐसा समझ लो। केमिस्ट्री में कैसे खूब सारे एक्सेप्शन होते हैं तुम लोगों के, तो ये भी हाँ, sir. हाँ वही, ये एक्सेप्शन ही है। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेप्शनली हाई टेम्परेचर। तो क्वेश्चन में अगर मेंशन किया हुआ है कि वी हैव टू टेक वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आल्सो इन अकाउंट, तभी करेंगे। उसमें भी डायटॉमिक का मालूम है 2 ही है, वो करेंगे। पॉलीएटॉमिक का एक तो पता लगा नहीं सकते, और अगर दिया हुआ है तो करेंगे, अदरवाइज कर ही नहीं सकते, पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? हाँ, sir. तो इसको लिख लीजिए पहले, फिर आगे बढ़ेंगे।
हो गया सर। हाँ सर लिख लिया। सर लिख लिया। हो गया? हाँ सर। आगे बढ़े? अब मैक्सवेल का लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, नाम सुना है? नाम सुना है सर, नहीं पता। क्या सुना है? नाम सुना है पर एग्जैक्टली क्या होता है पता नहीं। अच्छा, कोई तो बताओ। नहीं, चलो। मैक्सवेल ने ये लॉ दिया था कि according to this law, energy of a gas molecule is equally divided in each degree of freedom। मतलब अगर तुम्हारे पास 100 रुपया है और 4 पॉकेट है तो हर पॉकेट में 25-25-25 होगा। समझ रहे हो इस बात को? यस सर। Yes, Yes. sir. And internal energy per mole per degree of freedom, per molecule rather, mole नहीं, per molecule per degree of freedom
is always equals to one by two KT irrespective of एटॉमिसिटी, मतलब वो स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं irrespective of atomicity of gas molecule। मतलब दुनिया में कोई भी गैस का मॉलिक्यूल होगा, उसके 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में इतनी ही एनर्जी होगी। आई बात समझ में? ये के क्या होता है? Boltzmann's constant. कांस्टेंट। वेरी गुड, चलो कुछ तो आता है। तो के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। क्या वैल्यू होता है इसका? बोल बेटा। अच्छा, होता क्या है? वैल्यू छोड़ दो, होता क्या है? Sir, R by N है। R बाई एवोगाड्रो नंबर, यही होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। Yes, sir. ठीक है। तो देखो, अब यहां से ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम हाफ के टी। हो गया यहां तक? तो इंटरनल एनर्जी पर मॉलिक्यूल, इसको हम लिख सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू 1/2 इंटू के इंटू टी, किसी भी गैस के लिए। Yes, sir. तो टोटल इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगा? क्योंकि 1 मोल में इसको ऐसे कर देते हैं थोड़ा और ठीक। इंटरनल एनर्जी पर मोल अगर करेंगे तो इसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उतना ही होता है ना बेटा? यस सर। तो ये हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू 1/2, के को फिर लिख देंगे आर अपॉन एवोगाड्रो नंबर इंटू टी। तो ये एवोगाड्रो नंबर गया, तो ये मुझे मिल गया इंटरनल एनर्जी पर मोल इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू 1/2 आर टी। तो टोटल इंटरनल एनर्जी क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम इंटू 1/2 आर टी। ये इंटरनल एनर्जी का एक जनरल फॉर्मूला हो गया। समझे मेरी बात? सर उसने Yes. ऐसा कैसे बोला कि सब हर एक डिग्री में वो सेम होगा? इसीलिए लॉ बोलते हैं ना। अगर मैं कहूं न्यूटन्स लॉ है कि फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो कैसे है? बोलो, कोई भी दुनिया का लॉ उठा लो, इसीलिए लॉ है ना। सही है सर। सर एक्सपेरिमेंटली निकाला? फिर वही बात, तो फिर लॉ नहीं बोलते। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है कि फोर्स इज gm1m2/r², है ना? हाँ हाँ सर। सर। तो वो लॉ है, और वो लॉ कहां से आया नहीं पता, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, लेकिन उसका मतलब वो गलती है ये नहीं मिला कैलकुलेशन में कहीं, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए। तो वो लॉ है, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। कहां से आया कोई पूछेगा, नहीं बता सकते। ये कॉन्सेप्ट है फोर्स का, लॉ है ना? तो उसी तरह मैक्सवेल का एक थॉट प्रोसेस के हिसाब से लॉ है, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अच्छा देखो, लॉ का मतलब ये नहीं होता कि हम कुछ भी बोल देंगे तो लॉ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर देखोगे तो इस लॉ का डेरिवेशन तो नहीं बोलेंगे, जस्टिफिकेशन काइनेटिक थ्योरी में है। कैसे देखोगे, दिखाऊं? यस सर। अच्छा तो सर हमें केस बताया गया था कि डेल्टा यू मतलब कि यू का एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते। नहीं, अच्छा रुको बताता हूं मैं, वो बताता हूं, पहले ये खत्म करते हैं। केस 1,
अगर गैस मोनोएटॉमिक है, अगर मोनोएटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होगा, है ना? अभी देखा Yes, था। sir. तो इंटरनल एनर्जी पढ़ा है केमिस्ट्री में 3/2 nRT Yes, sir. मोनोएटॉमिक का। अच्छा, यही अगर डायटॉमिक गैस है, डायटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? 5. 5. 5 होता है। तो डायटॉमिक गैस में तो तुम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला पढ़ा है, यही कह रहे हो क्या? Yes, sir. डायटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है, तो इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला मुझे मिल गया 5/2 nRT, है ना? तो ये Yes. 5/2 nRT फॉर्मूला मिल गया मुझे नॉर्मल टेम्परेचर पर, और एक्सेप्शनली हाई टेम्परेचर पर अगर हम वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी को भी कंसीडर करें तो ये एक्सेप्शनल है, तो 7/2 nRT होगा। अगर Yes, sir. हम वाइब्रेशन कंसीडर करते हैं तो क्लियर है? हाँ सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो एक्सेप्शनली हाई टेम्परेचर बुक बोलता है, वैसे जरूरत नहीं है बट मैं फिर भी लिख देता हूँ 5000 केल्विन से ऊपर, बट कोई मीनिंग नहीं है इस बात का, बुक में रहता है तो पता नहीं मैं भी क्यों लिख दिया, इसका कोई मीनिंग नहीं है। हर बॉन्ड की अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है। केस 3, अगर पॉलीएटॉमिक गैस है कितना होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम? 3 and 6. पॉलीएटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 है, तो उस केस में यू तुम्हें क्या मिल जाएगा? 3 3 होता होगा, मैं 6/2 लिखता हूँ, 3/2 nRT। ये तीनों शायद आप लोग एज अ फॉर्मूला पढ़े होंगे, ठीक है? हाँ। अच्छा, ये सब के पीछे मैक्सवेल की कहानी है। अब जरा सोचो, मैंने कहा था कि ये ऐसे ही एज्यूम नहीं करते हैं, क्यों? तो सपोज केटी जी से एक चीज देखो ध्यान से, जस्ट तुम्हें समझाने के लिए। मैक्सवेल की थ्योरी अलग है, काइनेटिक थ्योरी अलग है, तो पैरेलल में जो साइंटिस्ट लोग काइनेटिक थ्योरी पर काम कर रहे थे उनके हिसाब से क्या था, ध्यान से सुना, उनके हिसाब से क्या था कि ऑल गैस मॉलिक्यूल्स आर पॉइंट मास, हाँ या ना? Yes, sir. यानी Yes, कि मैक्सवेल के थ्योरी से जो इंटरनल एनर्जी आती है और काइनेटिक थ्योरी से जो इंटरनल एनर्जी आएगी, मोनोएटॉमिक के लिए मैच करना चाहिए। Yes, sir. हाँ सर. तो देखो तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से इंटरनल एनर्जी इज सम टोटल ऑफ ऑल काइनेटिक एनर्जी, Yes, sir. दैट इज हाफ एक मॉलिक्यूल का मास, m नॉट लिखा था, क्या लिखा था पहले मैंने देख लेना, मुझे नहीं याद है, इनटू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर सो ऑन सो फोर्थ vn स्क्वायर होगा। हाँ सर. तो इसको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये टोटल मास ऑफ द गैस हो गया, टोटल मास ऑफ द गैस, और ये हो गया VRMS का स्क्वायर, बोलो। Yes, sir. और VRMS क्या होता है? √3RT/m, तो Yes, sir. 3RT/m, m क्या है? मोलर मास है यहाँ, तो मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल हो गया, Yes, sir. तो आ गया 3/2 nRT मोलर मोनोएटॉमिक का, हाँ सर। है ना? तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने कहा कि लॉ है, लॉ का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट पैरेलली बहुत कुछ करते रहते हैं,
तो मैक्सवेल का एनर्जी मॉडल अलग था और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस अलग था। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से भी जस्टिफाई करें तो इसको प्रूव कर पाते हैं हम लोग, मतलब प्रूफ वर्ड समझो तो, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि केटीजी भी एटलीस्ट मोनोएटॉमिक के लिए वैलिड है। हाँ सर। यस सर। समझ रहे हो, कुछ चीजें सोचने का तरीका है। सो ये मैंने लिखा विथ रेस्पेक्ट टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो यहां से भी कह दें कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने माना था पॉइंट मास है और उसकी 3 वेलोसिटी है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 है। तो यहां से भी ये आ गया कि एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 RT होता है। एनर्जी पर मोल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम 1/2 RT होगा, फिर पर मॉलिक्यूल करेंगे तो 1/2 KT ही आ जाएगा। तो सेम फॉर्मूला जो आपको मैक्सवेल ने दिया। हाँ सर। चमक रहा है कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ, या सिर्फ मैं ही बोल रहा हूँ, मैं ही समझ रहा हूँ, ऐसा है? नहीं समझ रहा है। समझ रहे सर। ठीक है, तो लिख लो यहाँ तक पहले। यहाँ से बाकी है ना, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी से। यस सर। कॉपी कर लो।
सर आप थोड़ा जूम कर सकते हो क्या नीचे वाले पार्ट के लिए? सर वो नोट सर इस नोट में एम नॉट क्या लिया? मास ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। ओके सर। सर लिख लिया। हो गया? 1 मिनट सर, 1 मिनट।
हो गया? हाँ सर। आगे बढ़े? तो बस एक चीज पूछनी थी, वो m जो है वो मास ऑफ 1 मोल ऑफ गैस है ना? अरे नहीं रे, एम नॉट वन मॉलिक्यूल, कैपिटल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो कैपिटल एन इंटू एम नॉट, ये दोनों मिला के क्या होगा? मास ऑफ गैस, और कैपिटल एम क्या है? मोलर मास ऑफ द गैस, तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या होगा? नंबर ऑफ मोल। ओके सर। पक्का? आपने बोला था आप बताएंगे कि डेल्टा यू और यू में क्या बताएंगे? कि केमिस्ट्री में पढ़ा था कि यू का एब्सोल्यूट वैल्यू में फाइंड नहीं कर सकते, सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी नहीं फाइंड कर नहीं, फिर तुम लोग गलत बोल रहे हो, समझो ध्यान से। U का डेफिनेशन क्या है कि सम ऑफ एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। हाँ या ना? सकते। यस सर। ठीक है। ऑल एनर्जी में क्या क्या आता है? काइनेटिक और पोटेंशियल आता यस है। सर। अच्छा, वाइब्रेशनल हाँ, रोटेशन। वाइब्रेशनल भी तो काइनेटिक ही हुआ ना, यस सर। यस। मोशन से रिलेटेड ही है ना। दो तरह की एनर्जी होती है, काइनेटिक और पोटेंशियल, ठीक है। यस। और आइडियल गैस का डेफिनेशन क्या है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एब्सेंट होता है। यस सर। सब लोग समझ रहे हो इस बात को? हाँ सर। तो आइडियल गैस का डेफिनेशन है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एब्सेंट रहता है। तो अगर कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, यस सर। मतलब जो है वो काइनेटिक ही है, यस सर। और काइनेटिक ही है तो इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। यस सर। तो क्यों नहीं निकाल सकते हैं, समझ आया? यस सर। तो क्यों नहीं निकाल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन नहीं है मेरे पास। और क्यों निकाल सकते हैं? तो अगर आइडियल गैस है जिसमें कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन नहीं होता है, आइडियल गैस का डेफिनेशन है, तो निकाल सकते हैं। सो फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड, और ये फॉर्मूला सब आपके सामने है। क्लियर है? यस। यस सर, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। आधा घंटा है, ठीक है। चलो तो कुछ पहले एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन इसके करते हैं, फिर देखते हैं। तो आइडियल गैस इक्वेशन और ये एनर्जी की कहानी, इन दोनों को मिलाकर ये क्वेश्चन है, सॉल्व करके दिखाओ। दिख रहा है सबको? Yes, sir. हाँ, थोड़ा लेंदी एक्सप्रेशन आएगा बट क्वेश्चन इजी है, खुद से कीजिए।
बोल भाई, कुछ तो बोलो। सर एक ही इक्वेशन आ रही है। ओ गधों। सर एक आंसर आया तो है। चलो देख। इसमें इस कंटेनर में नंबर ऑफ मोल कितना होगा? P1 V1 अपॉन RT1 ऐसा होगा। हाँ सर। हाँ सर। इस कंटेनर में नंबर ऑफ मोल कितना होगा? T2 V2 P2 अपॉन RT2, है ना? जब ये बीच के स्टॉप कॉक को जब हटा देंगे, ओपन कर देंगे, तो क्या होगा कि दोनों एक कंबाइंड प्रेशर टेम्परेचर पर आएगा। यस। तो लेकिन नंबर ऑफ मोल तो कांस्टेंट रहेगा ना। तो अब नया नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा? कॉमन प्रेशर P, कॉमन वॉल्यूम और टोटल वॉल्यूम V1 प्लस V2 हो जाएगा अपॉन RT, हाँ या ना? हाँ यस। सर। हाँ सर। तो P1 V1 अपॉन RT1 प्लस P2 V2 अपॉन RT2 इज इक्वल टू P V1 प्लस V2 अपॉन RT, ऐसा होगा। ये सर। ये R को हटा दीजिए, ये R को हटा देंगे तो मुझे एक इक्वेशन मिला P1 V1 अपॉन T1 प्लस P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P V1 प्लस V2 अपॉन T, ऐसा कुछ मिला। हाँ सर। ये एक इक्वेशन हुआ। अब तो एक कंटेनर में मोनोएटॉमिक गैस है और दूसरे कंटेनर में डायटॉमिक गैस है ना? हाँ सर। तो फाइनली जो भी टेम्परेचर होगा तो किसी एक का इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करेगा और दूसरे का इंक्रीज करेगा, है ना? हाँ सर। एनर्जी से। क्यों? क्योंकि नॉन कंडक्टिंग कंटेनर है। नॉन कंडक्टिंग मतलब हीट कहीं गया नहीं, ये सर। तो हीट कहीं गया नहीं, तो फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसमें अगर मैं मान लू मोनोएटॉमिक है, मान लू नहीं है ही, इसमें मोनोएटॉमिक है और इसमें डायटॉमिक है, यही कहानी है। ये सर। तो इनिशियल एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी? 3/2 N1 RT1 प्लस 5/2 N2 RT2, ये इनिशियल एनर्जी है, ये सर। इज इक्वल टू 3/2 N1 RT प्लस 5/2 N2 RT, होगा ये सर। ऐसा? तो 3N1 T1 प्लस 5N2 T2 इज इक्वल टू T कॉमन 3N1 प्लस 5N2 होगा। N1 N2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो N1 T1 मतलब P1 V1 by R, so 3 P1 V1 by R plus 5 P2 V2 by R is equal to T मालूम नहीं, 3 P1 V1 plus 5 P2 V2
कुछ गलत कर दिया लगता है। 3 अभी तो प्रेशर पी और वॉल्यूम V1 प्लस V2। सॉरी, यहाँ का प्रेशर सर। अलग होगा तो ये P होगा, है ना? हाँ सर। सर वॉल्यूम भी तो V1 प्लस V2 होगा ना? हाँ हाँ, वॉल्यूम भी V1 प्लस V2 होगा। एक मिनट रुक जाओ, तो इसको ऐसे लिख देते हैं। 3N1 नया वाला प्रेशर P, एक मिनट को और छोटा कर देते हैं, कोई बात नहीं, यहाँ तक सही है। तो यहाँ तक सही है, थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ और कुछ नहीं। तो इसको मैं लिख देता हूं ऐसा, 3/2 N1RT मतलब P V1 प्लस V2 प्लस 5/2 P V1 प्लस V2, ऐसा होगा? बोलो। यस सर। तो ये Yes, हो sir. जाएगा P और R हटा दिया था मैंने, सब में डिवाइडेड बाई R भी हो जाएगा। नहीं, वहां पर R नहीं होगा, यहाँ पर आ जाएगा। कैसे समझाऊं मैं? समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसा, तो यहाँ पर क्या होगा मेरा, 2R LCM हो जाएगा, P V1 प्लस V2 कॉमन हो जाएगा। सर आपने 2 पहले ही हटा दिया था। दिया था, चलो उसको ऐसा लिख देता हूँ, चलो हटाओ, डिलीट मार देते हैं, क्योंकि एक जगह लिख देने के बाद बार बार उसमें करेक्शन करने से ना घचपच हो जाता है। एनर्जी कंजर्वेशन से ऐसा करते हैं, डेल्टा U ऑफ 1 प्लस डेल्टा U ऑफ 2, ये 0 होना चाहिए, एक का लॉस दूसरे का गेन। यस सर। तो चलो ऐसा कर देते हैं, तो डेल्टा U इसका लिखेंगे हम लोग 3/2 N1 R T minus T1 plus 5/2 N2 R T minus T2, this is equal to 0, है ना? हाँ सर। तो 3N1 T minus 3N1 T1 plus 5N2 T minus 5N2 T2, this is equal to 0। Yes. तो T वाले टर्म को एक साथ कर लो, तो T कॉमन 3N1 plus 5N2 is equal to 3N1 T1 plus 5N2 T2। हाँ सर। समझे? यस सर। हाँ सर। तो T की वैल्यू मुझे मिल गई 3N1 T1 plus 5N2 T2 divided by 3N1 plus 5N2। अब N1 N2 की वैल्यू मुझे पुट करनी है, यही कहानी है। हाँ सर। हाँ सर। तो
इसमें N1 N2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये हो गया आपका N1 T1 P1 V1 by R. So 3 P1 V1 upon R plus 5 P2 V2 upon R divided by 3 P1 V1 upon R T1 plus 5 P2 V2 upon R T2. ऐसा हुआ? ये सब R को हटा दीजिए. So 3 P1 V1 plus 5 P2 V2 इधर हो गया मेरा T1 T2 LCM लेके ऊपर चला गया और नीचे हो गया 3 P1 V1 T2 प्लस 5 P2 V2 T1. ये फाइनल टेम्परेचर का आंसर आ गया. Yes, sir. इस टेम्परेचर T को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो फाइनल प्रेशर का आंसर आ जाएगा. यस सर. फाइनल प्रेशर क्या होगा? T अपॉन V1 प्लस V2 मल्टीप्लाइड विथ वही कहानी है P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1 डिवाइडेड बाय T1 T2. यही हुआ ना. इसको इधर ले गए तो अब T का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दो. समझे मेरी बात? हाँ सर. T का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए तो 3 P1 V1 प्लस 5 P2 V2 multiplied with T1 T2 divided with 3 P1 V1 T2 प्लस 5 P2 V2 T1. ये हो गया T की वैल्यू पुट कर दिया डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 multiplied by this much, that is P1 V1 T2 plus P2 V2 T1 divided by T1 into T2. तो ये दोनों टर्म कैंसिल हुआ. हाँ सर. तो ये जो बचा ये आपका आंसर हो गया. ठीक है. 3 P1 V1 प्लस 5 P2 V2 इधर हो गया P1 V1 T2 प्लस P2 V2 T1 नीचे हो गया V1 प्लस V2 मल्टीप्लाइड विथ 3 P1 V1 T2 प्लस 5 P2 V2 T1. बोला था लंबा एक्सप्रेशन आएगा बट ऐसा. ये आपका P का आंसर हो गया. समझा कुछ? यस सर. हाँ सर. लिख लो इसको अपनी भाषा में.
लिख लिया सर। लिख लिया? जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर, बाय। बाय। सर होमवर्क का क्या करना है? क्या करना है मतलब? सर क्या करना है होमवर्क में? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का मैंने असाइनमेंट दिया है। नो सर। हाँ या ना? नो सर। नहीं तो दे देता हूँ अभी तुरंत। सर पूरा कर लेंगे? हाँ पूरा कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। सर लाइक एक चीज वापस पूछनी थी। लाइक वो जो जो ब्लू में आपने ऊपर नोट लिखवाया था उसमें एक बार लास्ट टाइम बताओगे वो एम क्या है? कि सर मैं थोड़ा कंफ्यूज उस चीज से अभी। क्या क्या कुछ नहीं समझा, फिर से बोलो। सर आप हल्का सा ऊपर स्क्रॉल मत करोगे? ऊपर एक्सप्लोर करो। हाँ हाँ सर, लाइक जो ब्लू में नोट लिखा। दिखा? हाँ सर। सर इसमें स्मॉल एम क्या है? लाइक एम नॉट मास ऑफ। स्मॉल एम मास ऑफ गैस। ओके सर, लाइक गिवन मास ना? हाँ टोटल मास ऑफ गैस। ओके सर। थैंक यू सर, बाय सर। या बाय।